डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर अब तक इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाएंगे फटाफट। आज मैं जिस पेपर को लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, ये मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ एमबीए के स्टूडेंट, इवन बीबीए बीकॉम में भी सिलेबस पेपर का नाम को बदलकर पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, एमकॉम में भी इस पेपर को फाइनेंस स्पेशलाइजेशन वाले पढ़ते हैं। पेपर का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आज की वीडियो में, आज के क्लास में कुछ भी बड़ी बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इस वीडियो को सुनना इसलिए भी आप लोगों को ज़रूरी है कि हम लोगों के अंदर जो भी बेसिक समझ फाइनेंस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, उसको कहीं ना कहीं क्लियर करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, खास करके जो भी बच्चे या कोई भी इंसान जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो अक्सर ये बात आप सुनते होंगे, कोई ना कोई कहता होगा कि लड़की से कभी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और लड़कों से कभी उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। अगर आप इस लोकोक्ति को, जो लोग कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा गहरे तरीके से सोचें तो इसका ये मतलब है कि अगर लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता था। लोग उसको बहुत ध्यान में ले लेते थे, उनका बड़ा कंसर्न हो जाता था कि भाई लड़की की इतनी उम्र हो गई है और लड़की अभी भी बैठी हुई है। लड़कों की कमाई इसलिए भी नहीं पूछी जाती थी क्योंकि कई मानसिकता ये भी है लोगों में कि लड़कों की कमाई को नज़र लग जाती है। दूसरी बात, लड़के जो कुछ भी कमा रहे हैं तो आपको मालूम है कि पहले जो पितृ सत्तात्मक जो पैट्रियार्की सिस्टम था, जिसमें घर में फादर हों, आपके भैया हों, कुछ लोग जो है वही जॉब करते थे, महिलाएं उस तरीके से जॉब नहीं करती थी, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहता था। लेकिन आज के समय में आप देखती हैं, महिला हो पुरुष हो, कोई भी काम कर रहा है और लड़कियां पीछे भी नहीं हट रही हैं। वो अपनी उम्र को प्राउडली बताती हैं और लड़के भी अपनी कमाई को बता रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे भाव रहे होंगे, तो बात हम लोग एक दूसरे से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। रही बात लड़के की उम्र ना पूछने की और लड़के की सैलरी या कमाई नहीं पूछने की, ये बात हो सकता है इसके कई अर्थ हों और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों कहा गया या क्यों कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टॉपिक पर जाने से पहले आज की इस क्लास में हम शुरुआत कर चुके हैं, हमें टॉपिक तक ही जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बचपन में ये बातें ज़रूर सुनी होंगी या अभी भी सुनते होंगे। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, पैसे को उड़ाते हैं, तो गार्जियन कहते हैं ज़्यादा पैसे को उड़ाओ मत। ऐसा नहीं कहते हैं कि पैसा तुमको उड़ा देगा, तुम्हारे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, तुमको तो पैसा देना ही बेकार है। ये जनरली घर के जो भी सदस्य बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं उनको सुनना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में कुछ मिथ हैं। मिथ मतलब कुछ ऐसी चीज़ पॉपुलर है जिसको आप नहीं कह सकते कि वो सही ही है, वो लोगों के बीच में धारणाएं फैली हुई है। अब ये आप ही बताएंगे कि आपने इन सब को सुना है कि नहीं। अक्सर हम ये सुनते आ रहे हैं वर्षों से, 100 साल, 200 साल, 300 साल से सुन रहे हैं कि मेहनत करके ही तुम लोग पैसे को कमा सकते हो। हम सबके घर में ये बात एक स्टेज पर आकर ज़रूर रुक जाती है या आपको सुनने को मिलता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप पैसे को कमा पाएंगे। दूसरी बात, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली पर्सन, जो भी मिडिल क्लास घर से आते हैं, जो जिनके ज़िंदगी चल रही है, मिडिल क्लास वाले, वैसे उसमें भी वैरायटी है, कुछ अपर मिडिल क्लास वाले होते हैं, उनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन हाँ, मिडिल क्लास वालों के लिए ज़रूर कहा जाता है कि वो कुछ भी करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं। लेकिन
आज की इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भले ही मिडिल क्लास फैमिली सोच समझ कर कुछ चीज़ों को करती है, लेकिन उनकी ये सोच समझ बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल पाती है। जितनी सोच समझ की हमको ज़रूरत है, खास करके फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों की, फाइनेंस से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई, फंड से जुड़ी हुई चीज़ों की, किस तरीके से हम अपनी संपत्ति को, अपने एसेट्स को और बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब जानकारी हम लोगों में बहुत ही कम होती है और मेजॉरिटी लोगों का यही हाल है। दूसरी बात, हर साधारण घर में लोगों को बस यही कहा जाता है कि तुम पढ़ रहे हो, पढ़ लो, यूपीएससी निकाल लेना, आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना, आईआरएस निकाल लो, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें हम सब के अवचेतन मन में बैठी हुई है, सब कॉन्शियस माइंड में, जिसमें अगर आप रात को भी सोच रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पैसा कमाने का बस एक ही रास्ता है, नौकरी करना होगा, और आप सैलरी को ही पैसा कमाना समझ लेते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है कि हम सबकी जितनी समझ है हम उस तरीके से अपने फाइनेंस को समझते हैं और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक बड़ा फेमस कोट है कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ये मैंने भी सुन रखा है। आप जितना ज़्यादा अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करेंगे, उसका इंटरेस्ट जो बाद में लौट कर उसका जो आउटकम आएगा वो सबसे बेस्ट होगा। आप दुनिया चीर सकते हैं, दुनिया हिला सकते हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कि आप अगर पढ़ेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। ये भी एक मिथ है जो सोसाइटी में फैली हुई है कि अगर हम पढ़ाई कर लेंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। आप देखते हैं इंडियन फिल्में, जितनी भी बॉलीवुड की फिल्में बनती है, उस सब का कॉन्सेप्ट ही यही होता है। लड़का एकदम गरीब सा ब्रेड खा करके ज़िंदगी चला रहा है, एक टुकड़ा उसको रोटी नसीब नहीं हो रहा, और अचानक वो जंगल में दौड़ते दौड़ते हीरो बन जाता है, वो अमीर हो जाता है और उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाती है। इतना आसान भी नहीं है अमीर होना। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये पेपर आपको बताएगा कि आप अभी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, आपको फाइनेंस की कोई भी समझ नहीं है। अच्छा, तीसरी बात जो मैं तो बचपन से सुनती आई हूँ कि अगर हम नौकरी करेंगे, नौकरी से ही पैसे कमा लेंगे, या नौकरी ही एक तरीका है जिससे आप सभी पैसे कमा सकते हैं और अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी एक मिथ है, धारणा है जो हम लोगों ने बनाई है। हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही फेमस सेइंग है, फेमस बात है जो कही गई है कि अगर आप समंदर के पास बैठे हैं, आप कहीं नदी के पास बैठे हैं, तो जो मोती है, जो सुंदर सुंदर पत्थर है, जो महंगे महंगे कॉस्टली कॉस्टली पत्थर है, वो गहरे पानी में ही मिलते हैं। हम जितनी फाइनेंस की समझ रख रहे हैं, जितना हम पैसे पर बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो बस एक हल्की फुल्की डिबेट है, डिस्कशन है, और कुछ नहीं है। मोती अगर गहरे पानी में मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि आपको एकदम अंदर गहरे पानी में, मतलब फाइनेंस को एकदम डीप तक जाकर समझने की ज़रूरत है। बस ऊपरी ऊपरी पढ़ लेने से, समझ लेने से कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ को हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, जब आप उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसका करेंगे, उस पर जाएंगे, तो आपको तब ये सच में सही मामले में समझ आएगा कि फाइनेंस क्या होता है, उसका मिसमैनेजमेंट से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। हम सब ने एक बेसिक एजुकेशन जरूर ली है। बच्चे 10 कर ले रहे हैं, 12 कर ले रहे हैं, आईआईटी की डिग्री ले रहे हैं, आईटीआई कर ले रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। ये जितनी भी डिग्रियां हैं, ये कभी नहीं बताती है
कि हमें फाइनेंशियली भी एजुकेट होना चाहिए, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। वो पैसा जिसके लिए हम लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, भाई भाई एक दूसरे का गला काट देते हैं, ज़मीन के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए मारपीट होती है, उसको अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत पहले शामिल कर देते, अगर हम क्लास 6-7 से ही एक पेपर ही ला देते फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, तो हम बचपन से ही पैसे को कहाँ पर किस एप्रोप्रिएट जगह हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी जानकारी हमें मिलती। क्योंकि हम सब अपनी अमीरी गरीबी बस अपने आप को देख कर तय करते हैं। हम सब बस अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता है कि भारत में 10 लोगों की लिस्ट है जो कि बिलियनियर है, 10 लोगों की लिस्ट है जो सबसे अमीर है। और भारत का जो इकोनॉमिक कल्चर है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें आप देखेंगे हम लोग सूडो डेवलप्ड इकोनॉमी के पार्ट हैं। हमारी व्यवस्था विकृत विकसित है। ये पूरी तरीके से हम विकासशील देश नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से हमारा विकास नहीं हुआ है। हम लोग विकासशील में चल रहे हैं, लेकिन हमको अभी वक्त लगेगा सुपर पावर बनने में। तो ये जो हम डेवलपिंग स्टेज पर है, विकासशील खुद को कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं, बहुत हद तक हमारा कंडीशन सूटेबल है, मैनेज्ड है, हमें डेवलप्ड होना है, डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड होना है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम जिस तरीके से अपने करियर को ग्रो करवाते हैं, करियर पर ध्यान देते हैं, उसमें बहुत देरी आ जाती है। हम 25 साल 26 साल की उम्र में घर से निकलते हैं कि हम जॉब करेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे पर्सन है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने घर के तंग हालत के कारण बहुत कम एज में नौकरी करने को निकल जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये एक मिथ होता है, ये धारणा होता है कि अगर हम नौकरी करेंगे, सैलरी हमें मिल रही है, हम अमीर हो जाएंगे। सैलरी का और आपके अमीरी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी के पास पैसा है तो वो पैसे से बहुत पैसा बना सकता है। ये भी थ्योरी मुझे बहुत फ्लॉप थ्योरी लगती है। कई बार हमारे पास पैसा होता है, हम जैसे लोगों के पास, हमें पता ही नहीं होता है कि उस फंड को हमें कहाँ लगाना चाहिए कि हमारा प्रॉफिटेबल रिटर्न हो। जब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी हम क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को परचेज करें जिससे हमारा एसेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हमें लॉस कम से कम सहना पड़े, हम अपने फंड को सही जगह पर लगा पाए। ये बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम लोगों को समझनी है और हम समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? मेरे साथ हुआ है कि आप किसी आदमी को देखिए जिसके पास थार है, फॉर्च्यूनर है, महंगी गाड़ियां हैं, वो अपनी गाड़ी से उतर रहा है, आप उतने अमीर नहीं हैं, तो आपको देखकर सबसे पहला, एकदम मैं आम लोगों की भाषा बता रही हूँ, हम सभी आम लोग, एक सिंपल सा डिस्कशन है ताकि आप इस टॉपिक पर, इस पेपर को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो हमें क्या लगता है कि ये सिर्फ अपनी सैलरी से नहीं कमाया होगा, जरूर ये 2 नंबर का काम करता होगा, जरूर ये गलत काम करता होगा, इतना पैसा किसी के पास नहीं आ सकता है। पैसे पर बचपन से हमारी समझ इतनी ही है कि कोई, अगर हम गरीब है, किसी अमीर को देख लिए तो हम उसे अप्रिसिएट नहीं करेंगे, बस हम ये कहेंगे कि 2 नंबर गलत तरीके से कमाया होगा, इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया, इसका चेहरा देखो, लग नहीं रहा है कि इसके पास इतना पैसा हो सकता है। हमें पैसा अमीर नहीं बनाता है कभी भी, इस बात को भी आप समझेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जिस भारत जैसे देश में रह रहे हैं, जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश है, इस बात पर मैं अग्री करती हूँ, लेकिन हम लोगों का विकास जो है वो सुडो हुआ है, विकृत विकसित है। 1000 लोग अगर अमीर हैं तो फिर 50,000 लोग जो है वो गरीब हैं। एक तरफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अमीर हैं तो दूसरी तरफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गरीब हैं।
एक तरफ खाने को लेकर बहुत सारे लोग तरस रहे हैं, तो एक तरफ रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा है। एक तरफ हमारे पास हमारा एजुकेशन सिस्टम ये दावा कर रहा है कि हम लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लार्ज मास जो है अभी भी एजुकेशन को लेकर तरस रही है। बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, वो शिक्षा से बहुत दूर है। जब आप सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, यहाँ आपके आम पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात होगी फाइनेंशियल एजुकेशन की, फाइनेंशियल लिटरेसी की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फंड है, चलिए कहानी यही से शुरू करेंगे। पैसे हैं हमारे पास, नो डाउट पैसे हैं हमारे पास, लेकिन उन पैसे को हम लगाएंगे कैसे? उन पैसे को कहाँ लगाएंगे? कौन सा वो सोर्स होगा, कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट होगा, कौन सा वो ठिकाना होगा जहाँ मटके में भर के अपने पैसे को हम जमीन में गाड़ देंगे, दफन कर देंगे? आप एक बात को समझें कि पैसे को कमाने के लिए पैसे को बनाने की भी ज़रूरत होती है। अगर आपने एक जगह पर कुछ पैसे कहीं से गेन कर लिए, फिर उस पैसे को आप कहाँ लगाएंगे कि आपके पास और पैसा जनरेट हो पाए? यही जनरेशन इन्वेस्टमेंट है। पैसा कमाने के लिए हम सब मर रहे हैं, पर हमारी वो हैबिट नहीं है कि हम पैसा कमा पाए। पैसे को कमाने को हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। पैसे को कमाने से ज़्यादा पैसे को किस जगह पर लगाना है, उसकी समझ हमें अमीर बनाती है और हम उससे ही अमीर बनते हैं। पैसे कमाने से क्या होगा? हो सकता है आपसे कम स्किल वाला बहुत पैसे कमा रहा हो, बहुत उसकी हाई सैलरी हो, उसको अच्छा पैकेज मिल गया हो, लेकिन आप उससे ज़्यादा स्किल्ड होकर आपके पास पैसा नहीं है। तो पैसे को कमाने के लिए यज्ञ हवन टोटका टोना इसकी ज़रूरत नहीं है। हम जो लेट करियर प्लानिंग कर रहे हैं, करियर प्लानिंग का एक मॉडल है, मैं आपको एक दिन अलग से बताऊंगी, जिसके कारण जो हम लोग देर से घर से निकल रहे हैं कि अब नौकरी पकड़ेंगे, उसमें बड़ी देरी हो जाती है। वॉरेन बफेट के लिए कहा गया है, जो रिचेस्ट पर्सन है, कि उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले 11-12 साल की उम्र में उन्होंने जीवन में पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था। हम तो 11-12 साल में बस गली में आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम वाले को देख रहे हैं कि आइसक्रीम खरीद लेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट वहीं रह गया। हमें इन्वेस्टमेंट का आई भी नहीं पता है उस स्टेज में। और इतना ही नहीं, हमारे अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी कैसी? ये शुरुआत होती है हमारे घर से। क्या हमारे मदर फादर कभी इस बात को प्लान किए हैं, कभी सोचे हैं कि उनके पास अगर कुछ पैसा है भी तो उसको कहाँ लगाना चाहिए? अगर इसकी लिटरेसी हमारे पास नहीं है तो हमारा पैसा इधर उधर चला जाएगा। पैसा कमाने से ज़्यादा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको कहता है कि पैसा कमाने से ज़्यादा आपको पैसे की समझ होना ज़रूरी है। पैसे की समझ कि पैसे को लगाए कहाँ। पैसा तो है, मेरे पास थोड़ा पैसा हो सकता है, आपके पास ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा पैसा, पर उस पैसे को करेंगे क्या? बचपन से आप लोगों ने कुछ बातों को सुन के रखा है। इस टॉपिक पर आपको बचपन की वो सारी बातें याद आ जाएंगी और आपको लगेगा कि मैडम बहुत रिलेटेबल बोल रही है बातें। आपने कभी बड़े बुजुर्गों के साथ अगर आपने बैठा होगा तो वो कहते हैं कि जिनके पास लक्ष्मी रहती है, लक्ष्मी मतलब मनी, वेल्थ, उनके पास से सरस्वती जो है वो खिसक जाती है। तो जहाँ पर पैसा है, जिस आदमी के पास, जो अमीर आदमी है, उसके पास बुद्धि ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है, वो अक्लमंद नहीं है, पैसे लगाए कहाँ? उसके पैसे को सब देख रहे कि वाह वाह कितना अमीर है, लेकिन उस आदमी को खुद मालूम नहीं है कि उस पैसे का वर्थ क्या है, कीमत क्या है, हम पैसे से कैसे पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में
दो कैरेक्टर हैं, उनको एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि दोनों में फाइनेंस को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सोच है, क्या विचार है। और एक इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको क्लैरिटी आएगी कि हम लोग भी कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक जैसे हैं। बिहारी, बिहार में रहने वाले लोगों को बिहारी कहते हैं। आप जिस स्टेट के हैं कमेंट करिएगा, तो अगली बार आप लोगों के लिए भी बहुत सारी स्टोरी लाऊंगी ताकि फाइनेंस जो है उसकी समझ और आसान हो जाए। दो आदमी हैं, एक का नाम रहता है आयुष और दूसरे का नाम रहता है वारिस। आयुष और वारिस दोनों ही बिहारी हैं। मैंने बता दिया कि जो बिहार में रहते हैं। बिहार स्टेट को जब आप देखेंगे तो हर बिहारी के पास बहुत सारी ज़मीन होती है। इतनी सारी ज़मीन होती है कि वो अक्सर ये कहते भी हैं कि हम आपको अपना ज़मीन दे देंगे। इतनी ज़मीन होती है कि उनको समझ ही नहीं आता है ये सारी ज़मीन को हम करें क्या। आयुष और वारिस ये दो अलग अलग लोग हैं तो बिहारी, दोनों की सोच तो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। और यहीं से हम पढ़ेंगे पेपर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये जो दोनों बिहारी है, बिहारियों के लिए कहा गया है कि बिहारी दो चीज़ में बड़े फेमस होते हैं। एक खेती करने में, ज़मीन तो इतनी है, ज़मीन जायदाद पैसे की कोई कमी नहीं है इन लोगों के पास। दूसरी बात, पॉलिटिक्स में, खेती और राजनीति, इनमें बिहारी सबसे बेस्ट हैं। आपको मालूम है लालू यादव कितने फेमस लीडर है बिहार के, सबसे ज़्यादा कॉमेडी उन पर होती है। और भी हैं, कुछ और भी लीडर्स हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं बड़े फेमस हैं। तो खेती राजनीति बिहारी करते हैं। अब बिहारियों को लगता है कि हमसे बेटर खेती में कोई आगे आ ही नहीं सकता, हमारे पास ज़मीन है, जायदाद है, अब हमसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई कर ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। फिर से सुनेंगे, ये दोनों हैं बिहारी, लेकिन दोनों हैं एक दूसरे से बहुत अलग। आयुष जो है वो भी है बिहारी, लेकिन वो उतना अमीर नहीं है। अगर वो अमीर नहीं है, उसके पास पैसे कम है, तो उसके पास पैसे भी कम है, एजुकेशन भी कम है, वो किसी भी लायक नहीं है, वो बिल्कुल उदास सा बैठा हुआ बिहारी है। ये एक्सेप्शनल बिहारी है जिसके पास खेती भी ज़्यादा नहीं है, इसको राजनीति भी नहीं आती, ये एक भोला भाला बिहारी है। इस बिहारी की गलती बस एक रही कि इसको समझ ही नहीं आता है कि ये पैसा कमाए कैसे। इसको ये समझ ही नहीं आता है कि शेयर बाजार क्या होता है। इसको ये बिल्कुल नहीं समझ आता है कि हम प्रॉपर्टी कैसे लें, क्या करें, ज़मीन कहाँ खरीदें। इसको समझ आएगा कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस इंसान के पास सिर्फ गरीबी है, जब उसके पास पैसा नहीं है, वो कभी पैसा देखा नहीं है, उसके पास कोई धन संपत्ति कुछ नहीं है, वो गरीब है बेचारा, तो उसकी तो मजबूरी रही होगी, वो तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। अब इसकी मजबूरी इतनी हद तक है कि ये पढ़ा लिखा भी नहीं है और इसके पास ना खेती का कोई ऑप्शन है क्योंकि ज़मीन भी नहीं है, ये किसी लायक नहीं है। ये ऐसा बिहारी है जो किसी लायक नहीं है। बिहारियों इसको दिल पे नहीं लगाएंगे। अब वारिस भी एक बिहारी है तो दोनों बिहारी, लेकिन इन दोनों की एक खासियत है जो एक दूसरे में नहीं है और ये दोनों को अलग अलग बनाती है। दूसरी तरफ एक है वारिस जो कि वो भी बिहारी है, वो बहुत अमीर है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो पूरी दुनिया को खरीद सकता है, दुनिया लूट सकता है, दुनिया जीत सकता है। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि मुझे लगता है अंबानी से भी ज़्यादा होगी। अब इसके साथ ये दिक्कत है कि है तो बिहारी, खेती में तो पूरा एक्सपर्ट है, खेती कर भी रहा है, लेकिन इसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। इसको लग रहा है मेरे पास जितना प्रॉपर्टी है बस उतना ही है, मेरे पास जितना पैसा है उतना ही पैसा है, पैसा बनाना होगा। मैंने क्या कहा कि जिसके पास
लक्ष्मी रहती है, वेल्थ रहता है, पैसा रहता है, लोग कहते हैं ना कि उसके पास सरस्वती नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, पैसा लगाए कैसे। ये अमीर तो है, नो डाउट, वारिस के पास प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, लेकिन वो ये सोच में पड़ा हुआ है कि मैं और पैसा कैसे कमाऊं। पर आयुष के साथ क्या मजबूरी है कि बेचारा गरीब है, इसको कुछ समझ नहीं है, ना पढ़ा लिखा है, बेचारा स्कूल तक नहीं गया है, वो अलग ही दुखी आदमी है। दूसरे के पास क्या है, पैसा तो है, प्रॉपर्टी तो है, और बिहारियों के पास और क्या होता है, तीसरा चीज़ है कि उनका सबसे ज़्यादा हाईली इन्वेस्टमेंट, उनका सबसे ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट होता है लिट्टी चोखा। बहुत फेमस डिश है, हर बिहारी सुबह दोपहर शाम लिट्टी चोखा बनाता है, खाता है। अब लिट्टी में क्या, लिट्टी में आपको कम इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें पड़ते हैं, उसमें सामान है, बहुत ज़्यादा धनिया पत्ता है, मिर्च है, और भी बहुत सारा सत्तू है, सत्तू भी कॉस्टली आता है, और बिहारी जो है छोटा मोटी दुकान से सत्तू खाएगा भी नहीं, वो जिस जगह से सत्तू खाता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है, उसको गांव का प्रॉपर सत्तू चाहिए, उसको शहर के सत्तू में दिलचस्पी नहीं है। तो जो बिहारी पर्सन लिट्टी चोखा खा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनके पास एक मजबूरी ये आ जाती है कि उन्हें लिट्टी चोखा बनाने में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और बिहारी हैं तो खाने के शौकीन भी हैं। आपके आसपास कई लोग होंगे सोसाइटी में जो अपने कपड़े पर बहुत खर्च करेंगे, पढ़ाई पर भले खर्च ना करें, आप उनको लाख बताइए कि बुक खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, वो नहीं मानते हैं कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है, पढ़ लिख कर हम अमीर नहीं बन पाएंगे। और कई आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो कभी पढ़े लिखे कुछ नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, बहुत अमीर है, वो बस पैसा कमाने के लिए ही दुनिया में आए हैं। ये दोनों ही बिहारी पर्सन है तो बिहारी, दोनों के रूट्स, दोनों की जड़ें एक जैसी हैं, दोनों की हरकतें एक जैसी होनी चाहिए, है तो बिहारी, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा असमानता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक जो गरीब है वो गरीबी के कारण, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास पैसा रुपया नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, खेती नहीं है, वो राजनीति में भी नहीं है कि पैसा खूब कमा ले, तो वो मजबूर है। छोड़िए, दूसरे के पास पैसा तो है पर उसको मालूम ही नहीं है कि हम पैसे से पैसा कैसे बना लें। यहीं से एक कंसेप्ट का जन्म होता है, इन्वेस्टमेंट। अब हम सब की अपनी अपनी सोच हो सकती है, जिसके बुद्धि में जितना जाता है कि वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है कि हम अपने पैसे को यहाँ लगा देंगे तो रिटर्न अच्छा आ जाएगा, वहाँ लगा देंगे तो रिटर्न अच्छा आ जाएगा। जनरली बिहारी को लगता है कि अगर वो लिट्टी चोखा में इन्वेस्ट करता है, रोज़ लिट्टी बनाता है, खाता है, तो फिर वो मोटा हो जाएगा, बहुत हैंडसम हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, और लिट्टी चोखा उसका मेन प्रायोरिटी होता है इन्वेस्टमेंट के नाम पे। या बहुत सारा ज़मीन खरीद लेंगे, बार बार हम सिर्फ प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट का एक यही सोर्स सूटेबल लगता है, उनको नहीं है, उनके अंदर डर है, वो डर कर छिप जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं, अपने आप को खुद पर मिट्टी डाल के खुद को ढक लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। शेयर मार्केट होता क्या है, लोगों को मालूम हो या ना हो, इतना बस नाम वो सुने हैं कि शेयर मार्केट कुछ होता है जहाँ पर लोगों का पैसा डूब जाता है। वो फ़ायदे की बात नहीं करते हैं कि वहाँ बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, वो नहीं है। हम शेयर मार्केट को इसलिए जानते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। इन्वेस्टमेंट जिसको हम पूरे सिक्योरिटी एनालिसिस में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी का मतलब ही है स्टेबिलिटी, सिक्योर हो जाना, अपने पैसे को आराम से एक जगह पे डाल के बैठे रहना, ताकि आप मर जाएं, आपके बच्चे उस पैसे को इस्तेमाल करें, आपके बच्चे के बच्चे उस पैसे को इस्तेमाल करें। ये है फाइनेंस की छोटी मोटी बातें जो हमें समझनी चाहिए। पैसा कमाना नहीं है, हमें पैसा किस तरीके से बनाना है, पैसे को, अपने प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को, हमको, मेरे पास कुछ भी फंड है, उसको हमें कहाँ लगाना है,
हमको उसकी समझ होनी चाहिए। ये है फाइनेंशियल एजुकेशन। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन, हम फाइनेंस इसलिए समझ रहे हैं कि हम बहुत पैसा कमा लेंगे, हम नौकरी कर रहे हैं तो हम भारत के सबसे बड़े अमीर बन जाएंगे। सबसे बड़ा मिथ सोसाइटी में यही है कि हम नौकरी करके अमीर बन जाएंगे। नहीं हो पाएगा। ये बेकार और फ्लॉप आइडिया है। दूसरी बात ये है कि छोटे मोटे एग्जाम्पल्स के जरिए जो हम समझ पा रहे हैं, एक जगह से आने वाले दो लोग, मैंने एग्जाम्पल लिया आयुष और वारिस का, है तो बिहारी है तो हरकतें तो दोनों की सेम होगी, लेकिन दोनों का कंडीशन डिफरेंट है। एक अपनी गरीबी के कारण कहीं पैसा नहीं लगा पा रहा है, और अगर है भी तो उसके पास लिमिटेड फंड है। वो बोलेगा कि भाई हटाओ, गोली मारो, हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट, मुझे खाने का ठिकाना नहीं और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन दूसरा है कि नाश्ते में भी पैसे को ही खा रहा है, नाश्ते में भी डायमंड खा रहा है, उसके पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी बांटे जा रहा है सबको, फिर भी प्रॉपर्टी कम नहीं हो रहा है, जितना था उतना ही रह रहा है। एक जैसे लोग की एक कहानी नहीं है, क्योंकि दोनों में फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। एक के पास पैसा है तो उसको मालूम ही नहीं है कि पैसे को कहाँ लगाया जाए। दूसरा है जो कि गरीब है, अब उसके लिए ये टेंशन है कि उसका बेसिक नीड, नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान, वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो लगाएगा कहाँ पैसा। उसको तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, गरीब है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके मम्मी पापा अमीर नहीं थे कि करोड़ों का प्रॉपर्टी उसके लिए बनाए हों, उसके लिए स्ट्रगल सही मामले में है। लेकिन जिस दूसरे के पास, यहाँ पर वारिस के पास, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, उनको ये समझ ही नहीं है कि हम पैसे को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। अब वारिस और आयुष हैं तो बिहारी, दोनों को लग रहा है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है लिट्टी चोखा में इन्वेस्टमेंट करना। लिट्टी चोखा में इन्वेस्टमेंट, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम समझते हैं कि हम खाने पे जितना खर्च कर सकें, खाना है, पहनना है, इससे हमारा स्टेटस मेंटेन रहेगा। ये हम आप सबकी सेम कहानी है कि अच्छा से अच्छे खाने को हम खा जाएं। दूसरी बात ये है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस जो है एकदम अमीर हो। हम अंबानी बन नहीं पाए, लेकिन हम कपड़े से अंबानी जैसे जैसे कपड़े को पहनते हैं वैसा सेम टू सेम लोकल मार्केट से उठा कर लाए और अंबानी बनने की एक्टिंग करें। सबसे बेस्ट तरीका है ये कि अमीर को देखकर अमीर बनने की एक्टिंग ये कोई और नहीं करता, ये गरीब करता है। गरीबों की यही खासियत है कि हम अमीर को देखकर अमीर बनने की एक्टिंग करते हैं। ये वही बात हो गई कि अगर घर में बैठे हैं तो हम हाथ से खा रहे हैं, और बाहर चले गए तो हम स्पून स्पून चिल्ला रहे हैं, हम चम्मच से खाने को खा रहे हैं, चावल दाल को खा रहे हैं। अगर ये टेंडेंसी हमारी कम हो जाए कि अमीर जो हैं, हमें मालूम है कि लोग अमीर हैं, कुछ लोग अमीर हैं, अमीर लोग नज़र आ जाते हैं, तो उनको देखकर पहले तो ये सोच लाना कि इनकी कमाई 2 नंबर की ही कमाई होगी। सबसे बड़ा बुद्धूपन यही है, सबसे बड़ा मिथ यही है, सबसे बड़ी धारणा यही है। दूसरी बात कि अमीर को देखते ही जब कोई गरीब अमीर बनने की एक्टिंग करता है तो बहुत फूल लगता है, बकवास लगता है, उल्लू लगता है। जब हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, आपकी कहानी में मैंने बताया ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसमें दोनों ही पात्र जो हैं वो जीवित हैं, दोनों ही जिंदा हैं किरदार, उनकी कहानी है। एक के पास पैसा नहीं है, उसका दुख है कि भाई कैसे भी नौकरी पकड़ लो, काम निकल जाए। दूसरा है कि इतना पैसा हो गया है कि खा भी रहे हैं पैसा, सो रहे हैं नोटों की गड्डी पर उसको मालूम ही नहीं है कि ये पैसा एक दिन ख़त्म हो जाएगा, पैसे से पैसे को बनाने की ज़रूरत है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि हम पैसा बहुत कमा लेंगे तो अमीर हो जाएंगे। नहीं, पैसे को कहाँ लगाना है अगर उसकी समझ हम में है तो हम अमीर हो जाएंगे।
आप देखेंगे कि आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो छोटी छोटी खुशियों में, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे खाने पर इन्वेस्टमेंट, जैसे दुनिया में मानो आए ही हैं हम कि बस खाएंगे। कुछ लोग जो हैं सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा भी नहीं रहे हैं, सिर्फ खाने के बारे में सोचना, खर्च खर्च खर्च। अगर वो एक एक पैसे को सेव करते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं उनका कंडीशन क्या होगा, लेकिन उनके जीने का यही ढंग है। दूसरी बात, जिनके पास खूब पैसा, प्रॉपर्टी है, पैसा तो है पर मालूम ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है कि हम पैसे को लगाए कहाँ। आप देखेंगे अगर आपके घर में आपके और भी सिबलिंग हैं, मम्मी पापा का प्राइम कंसर्न यही होता है कि हम उसी बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे जिसका पढ़ने में मन लग रहा हो। अगर वो गलत जगह पर इन्वेस्ट कर देते तो उनको मालूम है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, हमारा रिटर्न जो है, जो आउटकम आएगा वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, हम नुकसान में जाएंगे। अगर जो बच्चा घर में पढ़ता लिखता नहीं है, अगर उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे तो फिर वो झोला छाप डॉक्टर बन जाएगा। वो किसी को कोई बीमारी रहेगा लेकिन सुई एक ही मारता रहेगा, ये भी डेंजर है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फंड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा डिसीजन है। और बेसिकली 3 डिसीजन जिस पर हमारा फोकस रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा सवाल जो लगातार हम सबके मन में होता है कि क्या पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है? ये भी मुझे लगता है कि ये मिथ है, ये धारणा है। कई लोग स्क्रैच से शुरू करते हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हीरो बन जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस आपको बताता है कि आप पैसा उसी सोर्स में लगाओ, उसी जगह पर लगाओ, उसी में इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको उम्मीद है, आपके पास जितनी हैसियत है, जितना भी पैसा है, आपका रिटर्न सही आए। लेकिन हाँ, इसमें एक जो फैक्टर है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिसके डर से हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अभी हमारी जो इतनी बड़ी आबादी है, हम विकासशील देश में रहने वाले लोग, डेवलपिंग नेशन है हम लोग, बहुत कम परसेंटेज है जो कि शेयर मार्केट, किसी स्टॉक में, शेयर में, इधर उधर किसी म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी हम सभी की पहली प्रायोरिटी रहती है कि अगर पैसा आया तो पहले ज़मीन खरीदो। अगर ज़मीन में हम पैसा को फंसा कर छोड़ दिए, एक लैंग्वेज है, एक सेंस है लोगों का, और मुझे लगता है बिहार में बहुत पॉपुलर है, पैसा फंसा के छोड़ देना है, बाद में देखिएगा खूब पैसा आएगा, बेच देंगे, खरीद देंगे और बेच देंगे। अभी 10 लाख रुपए हम ज़मीन खरीद रहे हैं डेसिमल, अचानक से हम 4 साल बाद देखिएगा हम इसमें 50 लाख रुपया बनाएंगे। ऐसे भी लोग बातें करते हैं। तो लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, हमको इसमें रिस्क कम आएगा, नुकसान कम होगा, हम फायदे में रहेंगे। ये एक बेसिक डिसीजन है जो हर मिडिल क्लास फैमिली वाले लेते हैं। लेकिन जिनके पास खूब पैसे होते हैं पर बुद्धि उनमें नहीं है, यहाँ ये बात नहीं कि वो ज़िंदगी जी नहीं पाते, बहुत अच्छी बात है, उनका लाइफ हम लोगों से बेटर होता है। लेकिन हाँ, अगर पैसा है और आपके पास बुद्धि नहीं है तो जिन लोगों के पास बुद्धि है वो आपको कंट्रोल करेंगे, वो आपको ऐसी ऐसी जगह पर फंसा देंगे जहाँ पर आपको तो खुद तो नॉलेज है नहीं, आपको उनमें ही हाँ में हाँ मिलाना होगा और आप फंसे फंसे हुए महसूस करेंगे। अब आप बताइएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब उतनी बहुत बड़ी डिसीजन है, जो डिसीजन को हम लोगों को लेना है, तो आप सोच कर देखें कि हम क्या सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं। अरे भाई, मेरा पैसा हो, आपका पैसा हो, कोई आदमी 1 रुपये भी खर्च करता है तो वो देख कर खर्च करता है कि वो किस पे खर्च कर रहा है। हम इमोशन अपना किसी पे खर्च कर देते हैं तो हमारे लिए हार्ड हो जाता है। बात यहाँ पैसे की है। 1 रुपये का प्राइस अगर किसी चीज़ में बढ़ता है
तो फिर महिलाएं पुरुष बाजार में हल्ला हंगामा कर देते हैं, हम सब्जी नहीं खरीदते हैं। महिलाएं तो कम से कम बार्गेनिंग भी करती हैं, पुरुष तो बस उसको लेके चल देते हैं। लेकिन इतनी सारी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बाद, समानता और असमानता के बाद भी हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों को लगता है कि जो मेहनत करके अपना करियर बनाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, यह सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाओ। मिडिल क्लास फैमिली में पैसे की बचत इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि हम एक ट्रेंड के साथ जाते हैं। पड़ोस का बच्चा अपने बच्चे को कहीं दूसरी जगह पर पढ़ाई करने भेज रहा है, तो हम भी अपने बच्चे को, जो कि नाकाबिल है, जो कि लायक नहीं है, उसको भेज दे रहे, बस देख के। उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, बात हमको मालूम है। जो घर में अपने लोगों के साथ रह के नहीं पढ़ रहा, वो जाकर के बाहर अमेरिका क्या पढ़ेगा। लेकिन यहाँ बात है कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको लगता है आउटकम सही निकलेगा। लेकिन अगर 1 रुपया आप किसी को भी दे रहे हैं तो इस बात का ख्याल करें कि हर जगह पर हमें पैसे को नहीं लगा देना चाहिए। मार्केट में, बाजार में प्रॉफिट तो है, लेकिन रिस्क भी है। तो पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 3 फैक्टर, एक पैसा ही है, एक फंड ही है, दूसरा टाइम और रिस्क। ये तीनों साथ साथ, ये तीनों का राइमिंग है, ये तीनों एक साथ, इनका जुगलबंदी है, ये साथ साथ नजर आएंगे। और इन तीनों में सी-सॉ बैटल नजर आता है। और सी-सॉ बैटल होता है बच्चों का झूला, जो बैलेंसिंग झूला होता है, जो अप डाउन बच्चे करते हैं। तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बिल्कुल सी-सॉ बैटल की तरह है, बच्चों का वो झूला जिसमें हम बैलेंस बनाते हैं, एक अप जाता है, दूसरा लो जाता है, उसी तरीके से टाइम, रिस्क और ये जो हमारा फंड है, जो हमारे पास पैसा है, उसका इन्वेस्टमेंट, ये तीनों में खींचतान चलता है। अब इसमें बहादुरी नहीं है। हमको लगता है कि अगर हम पैसा कहीं लगा रहे हैं, वहाँ रिस्क है, रिस्क की बात सुन के भाग जाएं। जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा है, हम इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है, और हमारे अंदर फियर बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है। तो हमको लगता है हमारा पैसा वहीं डूब जाएगा। हम पानी के अंदर जाकर भले ना डूबे, हो सकता है डूबते डूबते हम तैरना सीख जाएं, लेकिन दूर से अगर देखेंगे तो हमको पानी गहरा लगेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए यही बात है। दूर से अगर शेयर बाजार दोस्त बोल दिया कि मेरा पैसा 500 रुपया डूब गया, हम कंगाल हो गए, हम सड़क पर आ गए, रोड पर आ गए, इससे आप डर जा सकते हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखेंगे, दूसरों के एक्सपीरियंस को सुनकर हम उसको अपना एक्सपीरियंस तो नहीं बना लेंगे। आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा मार्केट को। हम आम मिडिल क्लास परिवार में ये बात हमेशा से हम सुनते आए हैं, प्रॉपर्टी खरीद लो। रियल एस्टेट वाले खूब, अगर हम किसी ठेकेदार को आसपास देख लें, हम कोई रियल एस्टेट पर्सन को देख लें, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों को देख लें, अगर कोई रिश्तेदार में है जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, जो बहुत बड़ा दलाल है, वो जैसे ही हमारे घर तक आता है, हम लिट्टी चोखा चाय बनाकर रेडी रहते हैं। वाह, वो आ रहे हैं, मतलब उनका वर्थ है, कीमत है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी मिथ भी यही है। हम जितने पीपल हैं, हम जितने लोग हैं, जिंदा लोग, इंसान, उन सब के अंदर का यही डर है कि शेयर बाजार में हम मर जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं, जो प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, जो दलाल हैं, ये सब बहुत कमाते हैं, ये करोड़ों में खेल रहे हैं, और हम उनको वैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो दुनिया पैसे वालों की है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पर पैसे वालों की तो दुनिया है, लेकिन इस मुहावरे को हमें बदलना होगा। पैसे को समझने वालों की दुनिया है ये। अगर आप पैसे की समझ नहीं रख रहे हैं, पैसे के वर्थ को रियलाइज नहीं कर रहे हैं,
आपको पैसा किस सोर्स में डालना है, अगर आप ये टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अमीर नहीं बन सकते, आप रिच नहीं बन सकते। दूसरी बात, पढ़ाई तो हम सब कुछ पढ़ ले रहे हैं, हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ पढ़ ले रहे हैं। बात इसकी नहीं है, बात है कि फाइनेंस की स्टडी की, फाइनेंशियल लिटरेसी की, हम उसमें पीछे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि फाइनेंस होता क्या है। हमको लगता है, बचपन से देखते आ रहे हैं कि गरीब आदमी गरीब रह जाएगा, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप गरीब हैं तो शायद ये आपकी किस्मत में लिखा होगा। ये सब बेसिक डायलॉग है जो घरों में बोला जाता है। वो बेचारा गरीब का गरीब ही मर गया। और अगर हम किसी के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई देखते हैं, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, तो फिर हम कहते वही अमीर है। ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है, ये भी डेंजर है फाइनेंस को समझने के लिए। किसी को पहले ही जज नहीं कर लेना चाहिए। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। तो कवर से जज नहीं करना है तो फिर फाइनेंस कितना डीप है उसे हमको समझना होगा। अब पानी कितना गहरा है तो क्या हम दोनों ही पैर को एक साथ डाल लेंगे तो समझ आएगा? तब तो हम डूब जाएंगे। हमें गहरे पानी को, अगर गहरे पानी में जाना है, पता करना है कितना गहरा है, डूब तो नहीं जाएंगे, देख के ही डर लग रहा है, जितना पानी शांत है मतलब उतना गहरा है, तो क्या दोनों ही पैर एक साथ डाल के हम डूबने लगेंगे? बहादुरी इसमें है क्या? तो हमें एक पैर डालना होगा पानी में, ये टेस्ट करने के लिए कि एक बैलेंस मिले कि हम इसमें स्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं। ये कोई बहादुरी नहीं है कि किसी एक को सुनकर हम शेयर बाजार में ही, रियल एस्टेट में ही, प्रॉपर्टी में ही, गोल्ड में ही, ये तो सबसे बड़ी कहानी है। हम दुनिया में आए ही इसीलिए हैं कि हमें सोना खरीदना है। सोना भी है, सोना खरीदना भी है, सोना ही सोना है और बाबू सोना है। हमारे पास गोल्ड का अपना ही डेफिनेशन है। इसीलिए आप देखेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो वो सोना पर। दोनों ही सोने की बात हम कर रहे हैं, चलिए तीनों सोना को ही ले लेते हैं। एक नींद वाला सोना, जिसको 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी कम पड़ रहे, उतना हमें सोना है, फिर खोना है। उसके बाद दूसरा सोना, ये जो गोल्ड वाला है, कि बच्चियों का जन्म हुआ 10-12 साल से ही सोना खरीदने लगे कि शादी में देंगे, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। और तीसरा बाबू सोना, जादू टोना, शायद आपका प्रमोशन हो गया होगा उतना तक। ये सब जो डिसीजन है हम जिस तरीके से लेते हैं, हमें इस ट्रेडिशनल डिसीजन के अलावा भी समझना होगा कि बाजार में बहुत कुछ है, और भी सोर्सेस है जहां पैसे को लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोना खरीद लेने से या प्रॉपर्टी को खरीद लेने से ही हमारे पास हमने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया है। हमें इस बात को समझना होगा कि सोना उतना सोना नहीं है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सराफा बाजार और भी म्यूचुअल फंड, ऐसे ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास, ऑप्शंस हैं जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम पैसे को लगा सकते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पेपर की शुरुआत ही यही होगी, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ उनका 2 भाई है, एक को स्पेकुलेशन कहते हैं, दूसरा है गैम्बलिंग। ये तीनों ही लगता है कि एक जैसा है, पर ये तीनों है नहीं। जैसा कि आज की स्टोरी में आयुष वारिस, ये दोनों हैं तो बिहारी, लेकिन दोनों के कंडीशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या होता है,
कौन कौन से सोर्स हैं, लेकिन पेपर का नाम ही है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, SAPM। तो सिक्योरिटी क्या होता है उसको भी हमको पढ़ना होगा। हम जिस जिस सोर्सेस में अपने फंड को लगाएंगे ताकि हम और भी ज़्यादा पैसा कमा पाएँ, कैपिटल जनरेट कर पाएँ, तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि हर सोर्स ज़रूरी नहीं है कि उतना ही फेयर रिटर्न दे दे। ऐसा ना हो कि एक सोर्स पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो और हमें डूब के मर जाए। तो पहले इस डर को मन से हटाइएगा जो हम सब बात करते हैं कि पैसे का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ गरीब को होता है। गरीब बेचारा कुछ खा पी नहीं पा रहा है। पैसे का प्रॉब्लम गरीब को है, ये तो बेसिक बात है। पैसे का प्रॉब्लम जो अमीर को हो जाता है, उसके पास पैसा है पर उसको मालूम ही नहीं है पैसे को कहाँ लगाना है। लोग कितनी छोटी छोटी बातें करते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं कि अगर अंबानी साहब रोड पर चल रहे हैं, उनके जेब से 10,000 रुपये गिर जाते हैं, तो फिर वो वापस से ढूंढने के लिए रोड पे वापस आते नहीं हैं, रास्ते में पीछे मुड़ कर नहीं देखते क्योंकि उनके पास खूब पैसे हैं। एक बात बताइएगा, अंबानी साहब जो हैं तो क्या उनका जेब जो है वो भी फटा हुआ है? मिडिल क्लास जिस कंडीशन में है, जहाँ उसके अंदर इतनी फियर है, उसको अपने लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, पूरा का पूरा ज़िंदगी कर्ज और EMI में निकल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे हम। आज के लिए इतना ही। शुरुआत हमने कर दिया है SAPM सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से।